अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ उस्मान अमान और आज मैं मीडिया स्प्रिंग के साथ हूँ। देखते हैं कि मीडिया स्प्रिंग वाले क्या क्वेश्चंस मेरे लिए लेकर आए हैं और उनके क्या जवाबात मैं देती हूँ। लेट्स सी। कोविड का जो टाइम था वो मुझे तो बेसिकली ऐसे फील होता है कि जैसे वो हमारे लिए शायद कोई ब्लेसिंग का टाइम था, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा बिजी थे अपनी लाइफ्स में कि हमारे पास किसी चीज के लिए भी वक्त नहीं था। तो कोविड की वजह से अगरचे हम लोग ऑफिस जा रहे थे, बाकी सब लोग घरों पर थे, लेकिन फिर भी हमें उस टाइम में हमें थोड़ी सी ये फैसिलिटी मिली कि हम 3 दिन ऑफिस जाते थे या 4 दिन ऑफिस जाते थे और 3 दिन ऑफ हमें मिलते थे और हम घर पर होते थे। तो एक तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मिला इतनी बिजी स्केड्यूल में से, और दूसरा ये कि हम लोगों ने सफाई सीख ली एटलीस्ट, जो हम लोग पहले बिल्कुल भी नहीं करते थे। अब मैं देखती हूँ कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं, अगरचे अब कोरोना का जोर बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। सैनिटाइजर का यूज अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एटलीस्ट हमारे बच्चों को हमने सिखा दिया है कि सफाई बहुत जरूरी है, सफाई निस्फ ईमान है। और जो हम पहले बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में हम केयरफुल हो गए हैं बीमारी के लिहाज से। अब हम कोशिश करते हैं कि हम बीमार ना हों। अब पहले तो मोस्टली मैं देख रही होती हर घर में कोई ना कोई बीमार होता था। अब थोड़ा सा भी कोई बीमार होता है तो सारे कॉशियस हो जाते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बंदा ठीक रहे। सेकेंडली, हमने अपनी डाइट अच्छी कर ली है। पहले कोरोना से पहले मैंने लोगों को देखा है, बहुत ज्यादा लोग ऐसी अनहेल्दी डाइट ले रहे थे, लेकिन अब घरों का खाना खा रहे हैं। कुछ लॉकडाउन की वजह से भी आदत हो गई लोगों को घरों में खाना खाने की। तो शायद हमारा जो लाइफ स्टाइल है बेसिकली कोरोना की वजह से वो बहुत हेल्दी हो गया। मुझे ये फील होता है, मेरा तो हो गया, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे एक्चुअली जो मेरे 2 दिन थे पहले विद सिम्टम्स, वो तो ऑफिस में ही गुजरे। और वो बड़े मजे के थे कि मेरे कलीग्स जो थे उन्हें लग रहा था कि मुझे कोरोना है, और आई वाज डिनाइंग कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हल्का फुल्का सा फीवर है, स्मेल और टेस्ट चला गया है, नथिंग एल्स, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली, अभी पर भी हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम थे, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया कि डॉक्टर साहब, अगर किसी को माइल्ड सा फीवर हो और स्मेल और टेस्ट चला जाए तो क्या उसे कोविड होगा? डॉक्टर साहब ने कहा कि 100% उससे कोविड है। और मेरे साथ मेरे को एंकर उमर बशीर जो थे, वो ही वाज लाइक इन शॉक कि फिर आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं, आप घर जाए। और मैं फिर भी उस वक्त भी, और उस वक्त मुझे चक्कर भी आ रहे थे। बुलेटिन करते हुए मुझे 2 बार इतनी जोर से चक्कर आया, मुझे लगा मैं अभी पीछे, मेरी चेयर पीछे गिर जाएगी। तो उसके बाद मैंने फिर ये किया कि मैं बुलेटिन करके बाहर निकली, तो मैं जाके थोड़ी देर चेयर पे मतलब रेस्ट करने लगी। तो मैंने मेरे हमारे जो कंट्रोलर न्यूज है इनाम साहब, उनकी मुझे कॉल आई, तो मैंने उनको कहा इनाम साहब कोई मसला नहीं है, मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैं 9 का बुलेटिन कर लूंगी। तो उमैर ने उनको जाके कहा, सर प्लीज आप इनको घर भेजें, मुझे यकीन है कि इनको कोविड-19 हो चुका है। खैर फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया और नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट हुआ और टेस्ट फिर पॉजिटिव आया। तो परेशान तो मैं नहीं हुई खैर पॉजिटिव आने पे, हालांकि उस वक्त कोरोना का खौफ बहुत ज्यादा था। उस वक्त कोरोना पीक पर था जो मुझे कोरोना हुआ, और हर दूसरे दिन हम सुन रहे थे कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो डर वैसे ऐसा सच मुझे नहीं लगा, ना ही मैंने ये सोचा कि यार मुझे क्यों हुआ, क्योंकि हमारे सब एंकर्स के टेस्ट हुए, किसी का टेस्ट पॉजिटिव नहीं था सिवाय मेरे। तो लेकिन ये है कि मेरे लिए वो टाइम बहुत यूजफुल था। मैंने मुझे अपने लिए बहुत टाइम मिला उस पीरियड में। अगरचे वो थोड़ा सा टफ था, सेपरेट रहना, घर वालों से बिल्कुल अलग थलग होकर रहना। खास तौर पर मुझे अपने बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा वो होती थी कि अब मतलब मैं बहुत फील करती थी कि मेरे बच्चे, मैं उनको हग नहीं कर सकती, मैं उनको अपने पास नहीं बुला सकती, तो वो मुझे बहुत फील होता था। लेकिन अदरवाइज ये एक ऐसा टाइम था कि शायद मैंने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा दिन सिर्फ अपने साथ कभी नहीं गुजारे होंगे जो टाइम मुझे उस कोविड-19 में मिला, पीरियड में मिला।
तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा टाइम था। मैंने बहुत सारी चीजें सोची, बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे लोगों से मेरा राब्ता हुआ, ऐसे लोगों से जिनसे कभी सालों बात नहीं हुई थी। तो वो मेरे पास इतना फ्री था। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैसेज करो तो तुम जवाब नहीं देती हो, कॉल करो तो तुम कॉल नहीं उठाती हो। तो उन सब लोगों की शिकायतें भी दूर हो गई इस पीरियड में। और मैंने थोड़ा अपनी पिछली जिंदगी का, थोड़ा अब की जिंदगी का एहतसाब भी किया, मुहासबा भी किया कि मैंने पीछे क्या किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग पीरियड था और अच्छा पीरियड था। अच्छा, मुझे शौक था लिखने का। तो उस वक्त चैनल 5 नया नया लॉन्च हुआ था। तो अभी चैनल 5 मतलब टेस्ट रन में भी नहीं गया था, अभी सिर्फ लॉन्च ही हुआ था। अभी उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि वहां पर आ जाओ और देख लो, अगर तुम कॉपी एडिटिंग सीखना चाहती हो, तुम्हें शौक है लिखने का, तो तुम वहां पे सीख भी लेना और फिर मतलब साथ साथ जॉब, इंटर्नशिप कर लेना, जॉब कर लेना, जो भी तुम करना चाहो। मैं वहां पर गई थी कॉपी एडिटिंग सीखने के लिए। तो वहां पर डायरेक्टर न्यूज उस वक्त इसा राना साहब थे। तो इसा राना साहब ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि यू आर गुड लुकिंग, तो आप ये हम ऑडिशंस करें एंकर्स के लिए, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप हमें ऑडिशन दे दें। तो उर्दू हमारी अच्छी थी हमारे वालिद साहब की वजह से, क्योंकि वो हमारी उर्दू पे खासी तवज्जो देते थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं दे देती हूँ ऑडिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको ऑडिशन दिया तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं यार, इस लड़की को हमने एंकर बनाना। तो उसी दिन फिर उन्होंने मुझे हायर कर लिया कि आप हमारी ट्रेनिंग न्यूज एंकर हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और फिर आप ऑन एयर जाएंगे। मैंने कहा ओके। और उसके बाद फिर जिस दिन ज्वाइनिंग हुई एज अ ट्रेनिंग न्यूज एंकर, उसके 3 दिन के बाद मैं ऑन एयर भी चली गई। तो उसके बाद बस ये सफर शुरू हो गया। और फिर तकरीबन मैंने 1.5 साल वहां पर काम किया चैनल 5 में। 1 साल और 3 महीने, तकरीबन 1 साल और 3 महीने, सॉरी। और उसके बाद फिर मैं वक्त न्यूज चली गई, वक्त न्यूज से मैं एक्सप्रेस न्यूज चली गई, एक्सप्रेस न्यूज से मैं दुनिया टीवी, और दुनिया टीवी से अब जीएनएन, और अभी मैं जीएनएन। और तकरीबन 12 साल हो गए इस जर्नी में, मतलब इस जर्नी को शुरू किए हुए। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं चैनल की बात करूं कि किस चैनल में सबसे ज्यादा एंजॉय किया, तो सबसे ज्यादा एंजॉय हम लोगों ने दुनिया टीवी में किया। एक तो दुनिया टीवी में सीखा मैंने, एक्सप्रेस में भी बहुत है, बहुत ज्यादा सीखा है। एंजॉय हमने सभी चैनल्स में मैंने बहुत किया, बल्कि मेरे जितने कोलीग्स हैं सब हमारे साथी मीडिया में, जिसने जिस जिस चैनल में भी काम किया है, हम सब ने अपने काम को बहुत एंजॉय किया है। क्योंकि एक बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल होता है, और उसमें जब आप अपने शौक से अपनी पसंद का काम भी कर रहे हो, तो फिर आप वैसे इंजॉय करते हैं। और हमारा काम भी ऐसा है कि अगर आप इंजॉय नहीं करते तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी काम नहीं, इसको अगर आप इंजॉय करके नहीं करते हैं, तो फिर आप उसमें ग्रूम नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जो भी काम करें, आप उसको एंजॉय करें, आप उसको अपना पैशन बना लें, तो ही आप आगे निकल सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि मुझे किया है दुनिया टीवी ने, मेरी पहचान बनी है दुनिया टीवी से, और पहचान बनी है दुनिया टीवी के शो खबर ये है से। तो मैंने खबर ये है को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और मैंने बहुत ज्यादा सीखा हारून रशीद साहब से, हबीब साहब से। हबीब साहब को मैं अपना उस्ताद मानती हूँ, और उन्होंने मुझे वाकई बहुत कुछ सिखाया है। तो ये मैं अगर ये कहूँ कि मैंने दुनिया टीवी में सबसे ज्यादा एंजॉय किया और सबसे ज्यादा सीखा भी है। सीख तो हम अभी भी रहे हैं ऑब्वियसली, यहाँ भी हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, इमरान याकूब साहब हैं, इमरान खान हैं, आयशा बख्श हैं, सभी से हम सीख रहे हैं। तो ये जो सीखने का जो अमल है वो तो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन दुनिया टीवी ने एक्चुअली हम लोगों को ना, एक कहते हैं ना, बड़े अपने स्टार एंकर्स बना के रखना, तो दुनिया टीवी ने हमें वो माहौल दिया, दुनिया टीवी ने हमें बहुत कंफर्टेबल रखा, और उन्होंने हमें सच में स्टार्स बना के रखा। अच्छा, नहीं, पहचानने की बात तो ये है कि जब मैं एक्सप्रेस में भी थी तो लोग मुझे पहचान लेते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं। इवन वक्त टीवी पे भी थी तब भी कभी मार्केट में कोई इक्का दुक्का लोग मिल जाते थे जो पहचान लेते थे। पहचानने की बात नहीं है, अब बात ये है कि एक इंडस्ट्री में आपका एक नाम बनना, कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें पता चले कि हाँ यार, ये भी कोई एंकर है।
तो इंडस्ट्री में नाम बना, लोग तो स्क्रीन पे पहले भी देखते थे, लोग तो एज अ न्यूज एंकर भी जानते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों में, और फिर ये कि हम जहाँ कहीं किसी का इंटरव्यू करने अगर जा रहे हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा आप वो है जो हारून साहब और हबीब साहब के साथ प्रोग्राम करती हैं, अच्छा आप उस्मा नोमान है, इस तरह से मतलब अपने सर्कल में लोग जो जानने लग गए थे। उस चीज को मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादा जो एक पहचान बनी है मीडिया में, जो एक नाम बना है, वो उस शो की वजह से बना। अच्छा, मेरी एजुकेशन का इस फील्ड से तो बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं है। मेरी एफएससी तक मैं साइंस पढ़ रही थी, प्री इंजीनियरिंग कर रही थी, उसके बाद मैं एकदम से ग्रेजुएशन में गई तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दी, और मास्टर्स भी मैं साइकोलॉजी में ही करना चाहती थी, लेकिन फिर बस मेरे वालिद साहब को पता नहीं किसी ने ये समझा दिया कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो होते हैं वो खुद पागल हो जाते हैं, तो ही सेड के नहीं नहीं साइकोलॉजी तो नहीं पढ़नी, लड़की है, कोई मसला मसाइल हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाके। तो फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन उन्होंने करा दिया, और मैं इतनी बेअदब कि उर्दू अदब से तो मुझे फिर भी कुछ ना कुछ लगाव था, और अंग्रेजी अदब की तो मुझे अलिफ बे भी नहीं, बल्कि एबीसी सॉरी कहना चाहिए, अंग्रेजी अदब की तो एबीसी भी नहीं आती थी मुझे, और मुझे डाल दिया, वो क्या कहते हैं ना, पढ़ने डाल दिया मुझे उन्होंने पढ़ने डाल दिया अंग्रेजी अदब में। तो मेरे बहुत, और इंग्लिश लिटरेचर का एक प्रॉब्लम ये है कि उसकी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी टफ है, मतलब 18th सेंचुरी की लैंग्वेज, और पता नहीं कौन कौन से उसमें चीजें जो एक ऐसे बंदे के जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो इंग्लिश लिटरेचर का, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और प्लस ये कि एक ऐसा बंदा जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो उसमें, तो वो उसके लिए तो बहुत ही कोई टफ किस्म की चीज हो जाती है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे क्या कहते हैं रो पीट के 3 सेमेस्टर तक तो मैं पहुंच गई, तीसरे सेमेस्टर में तो, लेकिन ये फिर ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से शायद ये हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी कमर पे चोट लग गई, और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मुझे अपना सेमेस्टर फ्रीज कराना पड़ा। लेकिन वो चूंकि इंग्लिश डिपार्टमेंट में उस वक्त सेमेस्टर जो था वो 3 मंथ्स का था, 3 मंथ्स गुजर गए, लेकिन मेरी जो कमर का प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी आपको मजीद रेस्ट करना चाहिए। तो जब डिपार्टमेंट वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं हम एक सेमेस्टर तो फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम आपको पूरा साल ही फ्रीज कर दें, मतलब 2 सेमेस्टर्स वो भी कंसेक्टिव हम फ्रीज नहीं कर सकते। तो फिर मेरे फादर ने कहा कि छोड़ो, अगर नहीं हो सकता, तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने वो अधूरा छोड़ दिया उसे। उसके बाद अभी लास्ट ईयर मैंने पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 के पेपर्स दिए थे, और अब पार्ट 2 के इस साल देने थे, तो वो फिर कोरोना की वजह से वो भी बीच में रह गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पढ़ना मेरी किस्मत में नहीं है कि दोनों बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अदरवाइज मुझे ये लगता है बिल्कुल करती होगी पढ़ाई, मीडिया के लोगों की हेल्प आउट करती होगी, जो मैस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं जो लोग, ऑब्वियसली हर चीज का फायदा होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं और आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, या आप, उसके लिए आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए आप में एक सेंस होनी चाहिए, और वो किसी में भी हो सकती है। और हमारे पास मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी ने एमबीए किया हुआ है, कोई कोई लॉयर है, कोई मतलब कोई डॉक्टर है, और वो बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मास कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप उनकी सेंस देखें, अब उनका हिस्ट्री का नॉलेज देखें, उनके जो मतलब सहाफत का उनका एक फेम है, उनकी एक जो इस फील्ड में उनकी जो नुमाया कारकर्दगी है, वो मेरे ख्याल से पढ़ाई की मोहताज नहीं है। तो जर्नलिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा सहाफी बनने के लिए, एक अच्छा एंकर बनने के लिए मेरा नहीं ख्याल है कि मैथ्स कॉम पढ़ना कोई बहुत जरूरी चीज है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है कोई इससे अग्री ना भी करता हो। अच्छा, ये तो आपको पता है कि कोई भी जो खातून है, लड़की है, बच्ची है, जब तक उसको घर से सपोर्ट नहीं होगी वो तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है, वो तो पढ़ने के लिए भी यूनिवर्सिटी तक भी नहीं जा सकती अगर घर से सपोर्ट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, हालांकि मेरी मदर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है,
लेकिन उनको बहुत ज्यादा शौक था कि मेरी बेटी पढ़े भी, मेरी बेटी जॉब भी करे, और उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया इस चीज के लिए। मेरे फादर जो थे वो ये कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो करना चाहती है वो करे, उसे जो मुनासिब लगता है अपनी लाइफ में वो करे, और मैं ये चाहता हूँ कि वो करे, मैं उसको बाउंड नहीं करना चाहता उसकी लाइफ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, क्योंकि मैं, मेरा ताल्लुक झंग से है, तो हमारे यहाँ छोटे शहरों में तो आमतौर से लोगों के ज़हन में मीडिया के बारे में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पता नहीं मीडिया कौन सी, शायद कोई शोबिस इंडस्ट्री टाइप कोई जगह है, और वहाँ पे लोगों का, जो आम लोगों का एक परसेप्शन होता है कि वहां पर पता नहीं कितने गंदे लोग बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या होता है वहां पर। आई डोंट नो लोगों की कैसी राय है। शायद मैं खुद भी जब मीडिया में आई थी तो थोड़ा सा मेरे जहन में ये चीजें थी कि पता नहीं कैसा माहौल होगा और मैं वहां पे कैसे सरवाइव करूंगी। मैंने तो सुना है वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफर रहा, बड़ा अच्छा माहौल मिला यहाँ पर आकर, बिल्कुल फैमिली की तरह। तो फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी जिस फैमिली में शादी हुई तो वो सब लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। मेरे इन लॉज बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ दोनों वर्किंग थे। और फिर ये कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं माशाल्लाह से, और वो भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। कुछ ऐसे भी मौके आए मेरे करियर में जब मैं थोड़ी डिसहार्ट हो गई और मैं कहा नहीं यार, अब मैं मजीद नहीं कर सकती, मैं छोड़ना चाहती हूँ जॉब, मैं नहीं करना चाहती जॉब। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि तुमने इतनी मेहनत की अपने करियर के लिए, तो डिसहार्ट होके नहीं छोड़ना। हाँ, अगर तुम्हें ये फील होता है कि अब मैं बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो गई हूँ, मैं मजीद ये बर्डन नहीं उठा सकती, तो बेशक अगर तुम छोड़ना चाहती हो तो छोड़ो, लेकिन डिसहार्ट नहीं होना इस चीज से कि डिसहार्ट हो के आप अपनी इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर दो और आप उसको छोड़ दो। तो ऐसे मौकों पे उन्होंने मुझे मॉरली भी बहुत सपोर्ट किया, और हर तरीके से मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही इस फील्ड में मेरे साथ, इसीलिए मैं आज तक काम कर रही हूँ। अच्छा, वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम था, IVLP, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो खुद से सिलेक्ट करता है। और मुझे नहीं पता उनका क्या क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो किसी भी फील्ड से कुछ लोगों को इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करते हैं, और इसके लिए बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, लाइक बहुत छोटा सा ग्रुप वो सिलेक्ट करते हैं। जिस साल मैं सिलेक्ट हुई उसमें टोटल 6 लोग थे जो हम लोग गए यूएस। तो मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई, तो मुझे लाहौर कॉन्सुलेट वालों ने कॉल की और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है, हमने उसके लिए आपको सिलेक्ट किया है, तो आप हमें अपनी कुछ इंफॉर्मेशन, अपना पासपोर्ट वगैरह आप हमें दे दें, और एक पैराग्राफ आपने लिखना है कि हमने आपको सिलेक्ट किया तो आप इस प्रोग्राम में पे जाने के लिए क्यों सूटेबल है। तो मैंने उनको कहा कि मतलब सेलेक्ट आपने कर लिया तो ये मैं क्यों लिखूं कि मैं क्यों सूटेबल हूँ, मैंने तो अप्लाई नहीं किया इस प्रोग्राम के लिए। खैर, आई वाज नॉट वेरी सीरियस एट दैट टाइम, शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बड़ी वर्थ है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टाइम, तो मेरे जहन में थोड़ा ये भी था कि मैं तो अभी जा ही नहीं सकती, तो फिर मैंने उस प्रोग्राम पे इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन बाद में मेरे कोलीग का जाना हुआ यूएस कॉन्सुलेट लाहौर में, तो उनको फिर कॉन्सुलेट वालों ने कहा कि हमने उनको सेलेक्ट किया है, वो जाना ही नहीं चाहती। तो उन्होंने मुझे आकर कहा कि ये बड़ी गलत बात है, इतना अच्छा प्रोग्राम है, तुम्हें तो जाना चाहिए, और उन्होंने अगले साल जाना लेकर, तुम अभी अपनी चीजें तो उनको फराहम करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया। तो उसके बाद फिर इस तरह से 2016 में मैं यूएस गई। वहां पर एक्चुअली ये जो प्रोग्राम था जिसके लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी ये था, तो इसमें मेरे अलावा 2 और मतलब करंट अफेयर होस्ट थे, बसामी फरूख पिताफी, और 2 प्रोड्यूसर्स थे। एक कामरान खान शो के प्रोड्यूसर सैयद वाहिद अशरफ साहब, और ज़नोबिया इलियास जो कि मुजाहिद बरेलवी साहब के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और एक सिंध टीवी के डायरेक्टर न्यूज थे शुएब साहब।
तो हम 6 लोगों का ग्रुप था, हम लोग वहां पर गए, 1 महीना हम लोग वहां पर रहे, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती रही। अच्छा, उस अरसे में 2016 में जब हम गए तो वहां पर इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की। तो हमने वो भी कवर की। हमने वहां पर फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन था, हमने वो भी अटेंड किया, जिसमें हमने बराक ओबामा को लाइव अपने सामने सुना खिताब करते हुए, हिलरी क्लिंटन को हमने सुना, और वहां से हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की अपने अपने चैनल्स के लिए। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। प्लस ये कि हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में गए, वहां पर हमने उनका एनवायरनमेंट देखा कि वहां पर एंकर्स किस तरह से काम करते हैं, पाकिस्तान में मीडिया किस तरह से काम करता है जब भी कोई इलेक्शंस हो रहे होते हैं। और वहां पर जब इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, तो वहां पर इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान उनका मीडिया किस तरह से काम करता है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा हमें यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस जाने का मौका मिला, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक्सपोजर था। चैनल 5 में बिल्कुल स्टार्ट में 2 घंटे का न्यूज बेस्ड मॉर्निंग शो उन्होंने स्टार्ट किया था, 8 से 10, वो मैंने किया था। उस वक्त मुझे कोई इतना, मैंने उसको एंजॉय नहीं किया क्योंकि मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था, मैं बिल्कुल न्यू थी। और वो जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो आप उस चीज को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। तो वो तो बस एक ऐसे ही था कि मेरी कोशिश होती थी कि यार बस ठीक से हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो। उस वक्त तो ये सीन था। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस फटाफट किया, एक्सप्रेस न्यूज पे। वो 1 घंटे का एक शो होता था, उसे काइंड ऑफ टेबलॉइड बुलेटिन आप कह सकते हैं। मतलब तेजी से वॉक करते हुए और तेजी तेजी से कराची की स्लैंग लैंग्वेज में आपने इंटरेस्टिंग किस्म की मतलब खबरें, लेकिन आपने बड़े उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना होता है। वो भी एक शो था, वो भी एक नॉर्मल, मतलब उसको मैंने कोई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा एंजॉय, लेकिन उसमें ये होता था कि उसमें आपने अपनी तरफ से लिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी उसमें इंक्लूड करनी होती थी उस बुलेटिन में। तो मजा आता था वैसे इस लिहाज से कि खुद से कुछ करने का मौका मिलता था अपार्ट फ्रॉम न्यूज। और उसके बाद दुनिया टीवी में खबर ये है करने का जो मुझे मौका मिला, उसको मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि उसमें ये होता था कि खबर ये है में हमारे प्रोग्राम में मेरे नाम से बहुत ज्यादा खतूत आते थे लोगों के, और मैं वो सब खत पढ़ती थी। मुझे हर दूसरे दिन बहुत ज्यादा सारे खत जो थे वो मेरे रिसेप्शन वाले पकड़ा देते थे कि मिस ये आपके नाम से आए हैं। और उसमें लोग ना सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा तारीफ करते थे शो की, बल्कि लोग उसमें अपने मसले मसाइल लिखकर भेजते थे अपने इलाकों के कि आप प्लीज शो में इसको भी डिस्कस करें। तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपको जब ये पता चलता है कि लोग आपको इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं कि समटाइम्स उन खतूत में लोगों ने बाकायदा जो लाइन हम बोल रहे होते थे वो लाइन कोट की हुई होती थी कि आपने ये कहा था, तो ये कहा था तो ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि आपकी एक एक बात को लोग इतने गौर से सुनते हैं। उसके बाद हबीब साहब के साथ और साद रसूल के साथ शो किया दुनिया टीवी पे हेडलाइंस के नाम से। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग शो था क्योंकि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस इस तरह से था कि हबीब साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ जो हैं वो माहिर कानून भी हैं। अगरचे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, लेकिन वो फिर कानूनी जो टर्मिनोलॉजी होती थी वो साथ से सुनने को मिलती थी। तो वो इस लिहाज से एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि थोड़ी सी कानूनी मालूमात भी मिल जाती थी। तो ये शोज किया। उसके बाद से फिर जीएनएन पे जब से मैं आई हूँ तो यहाँ पर फिलर के तौर पे तो मैंने 1-2 बार शोज किए हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ, सईद काजी साहब के साथ, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे अभी तक मैं न्यूज ही कर रही हूँ। व्हाई नॉट। रमजान ट्रांसमिशन तो मैं जरूर होस्ट करना चाहूंगी क्योंकि मैं को मुताज़ शख्सियत भी नहीं हूँ कि अगर मैं कहूंगी कि मैं रमजान मैं आ रही हूँ आपके साथ रमजान में रमजान ट्रांसमिशन लेके, तो लोग उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे मुझे। तो मुझे ये लगता है कि मेरी मालूमात जो हैं, बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग भी मुझे इस बारे में कहते हैं कि मजहब पे बात करने के हवाले से मैं काफी मोहतात होकर भी बात करती हूँ। और ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रमजान ट्रांसमिशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। और जहां तक बात है मॉर्निंग शोज की, तो व्हाई नॉट। मॉर्निंग शोज बोलना ही है ना। मतलब हम इतना जो न्यूज में बोल लेते हैं करंट अफेयर्स पे, ये वो मॉर्निंग शोज में तो आप डिफरेंट इश्यूज, वो भी आप सोसाइटी के इश्यूज ही लेकर बोलते हैं ना, तो उस पे क्यों नहीं बोल सकते।
मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छा मॉर्निंग शो कर सकती हूँ, अगर ऑफर आएगी तो जरूर, व्हाई नॉट। न्यूज बेस्ड तो ऑब्वियसली वो तो हमारे लिए इतना कोई मसला ही नहीं है ना, दूसरा भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि वैसे काफी दफा मुझे एंटरटेनमेंट के मॉर्निंग शोज में जाने का मौका मिला एज अ गेस्ट। तो वो तो बल्कि 2-2 घंटे के मॉर्निंग शोज में यकीन करें आप एज अ गेस्ट भी जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चलता। न्यूज बेस्ड में तो फिर भी थोड़ा सा आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब चूंकि ये इशू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना भी बड़ी जरूरी होती है, तो आप सोचते हैं कि यार कहीं कोई गलत सवाल ना हो जाए। एंटरटेनमेंट वाले में ये होता है कि आपके पास खुल के खेलने का मौका होता है। अगर आपको कोई इधर की बात समझ में नहीं आ रही तो आप उधर की बात भी शुरू कर सकते हैं, मतलब उसमें आजादी ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से वो भी बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है, दोनों ही कर सकते हैं। अच्छा, जब नई नई आई थी तो मुझे सना मिर्जा और सना तारिक का खबरें पढ़ने का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अगर उस वक्त सना तारिक स्पोर्ट्स न्यूज करती थी, और उससे पहले निदा समीर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और सना मिर्जा का खबरें पढ़ने का स्टाइल, सना मिर्जा की जो हस्की वॉइस थी वो बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगती थी। तो सना मिर्जा ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। उसके अलावा अगर अब की बात करूं तो आयशा नाज, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आयशा की सबसे अच्छी बात यह है कि आयशा बहुत ज्यादा हाजिर जवाब है, बहुत ज्यादा हाजिर जवाब है। और मेरे ख्याल से एक एंकर की सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो यही होती है कि वो हाजिर जवाब हो। तो हर मौके पे, मतलब मौका महल की मुनासबत से आयशा जो है वो फौरन से जवाब देती है। तो और आयशा थोड़ी आउटस्पोकन भी है। तो एक एंकर जब आउटस्पोकन भी हो और हाजिर जवाब भी हो तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। मैं थोड़ी सी शाय हूँ उसकी निस्बत, तो मुझे ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है आयशा की कि वो बड़ी आउटस्पोकन भी है और हाजिर जवाब भी है। तो जहां तक बात है राइवलरी की, मेरा मिजाज थोड़ा सा राइवलरी वाला है ही नहीं। मैंने कभी किसी के साथ मुकाबला करने की कोशिश नहीं की है। मैंने हमेशा बस ये कोशिश की कि आप, मैं ये समझती हूँ कि एक इंसान मेहनत करे और रिजल्ट जो है वो अल्लाह पे छोड़ दे, और अपनी मेहनत करके अपनी ही एक धुन में, अपनी ही एक लाइन में चलता जाए। तो मेरे ख्याल से उसको किसी मुकाबलेबाजी की, कंपटीशन की भी उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद वो अपनी ही लाइन में आगे चलता जाएगा। क्योंकि समटाइम्स मीडिया में प्रॉब्लम ये है राइवलरी वाला कि वो बड़ा अनहेल्दी भी हो जाता है। आप अपनी तरफ से अगर हेल्दी भी स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा जेलसी फैक्टर की तरफ चला जाता है, और वो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और फिर वो बहुत ही वर्स्ट किस्म की कोई चीज बन जाती है। तो इसलिए मैंने कभी इस तरह की चीज सोची ही नहीं और ना कभी की है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मीडिया में अब जो भी नए बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं वो ये समझते हैं, उनको उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हम लोग जब आए थे, हमें हम हमें चैनल्स में उस तरह से मौका नहीं मिला था। हम, क्योंकि हमसे बहुत सीनियर लोग मौजूद थे और बहुत ज्यादा तादाद में हमारे सीनियर्स मौजूद थे, तो हमें उस तरह से मौका नहीं मिलता था काम करने का। इन बच्चों को बहुत ज्यादा काम करने का मौका मिल रहा है, और बड़े बड़े चैनल्स पे, मतलब आपकी फर्स्ट अपियरेंस ही एक बड़े चैनल पे हो रही है, तो आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन उन्हें ये लगता है कि बस वो रातों रात फेमस हो जाए, काम इतना अच्छा हो या ना हो लेकिन रातों रात फेमस हो जाएं, बस ये सोच लेकर आजकल नए बच्चे बच्चियां जो आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है कि किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस तब मिलती है जब आप उस फील्ड में मेहनत करते हैं। एक्सपीरियंस का और मेहनत का कोई नेमोल बदल नहीं है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप उस फील्ड में, और कैमरा तो इतनी जालिम चीज है कि वो आपको 2, 3, 5, 10 मिनट में लोग आपको देखेंगे, 2 मिनट में, और लोग चैनल चेंज कर देंगे कि लोग कहेंगे नहीं यार इसको मजीद नहीं हम सुन सकते। तो ये बड़ी जरूरी है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ अरसा गुजारना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपना नॉलेज बेहतर करें, आप सीखने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि बस हमने रातों रात मशहूर हो जाना है और बस हमें फेम मिल गया तो फिर हम बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, और या सोशल मीडिया पे स्टार बनने से आप टीवी पे स्टार नहीं बन सकते। ये बड़ा जरूरी है समझना। अच्छा, नहीं हमेशा से प्लान नहीं था, लेकिन चूंकि जब मैं इस फील्ड में आई और अभी मुझे 2 साल ही हुए थे काम करते हुए, तो मेरी शादी हो गई। और फिर
जब मैं दुनिया टीवी में काम कर रही थी, इलेक्शन से पहले की बात है, 2013 के इलेक्शन से पहले की बात, तो मुझे कराची के 3 बड़े चैनल से कॉल आई, जिनमें से एक तो लीडिंग चैनल है जहां हर किसी की ख्वाहिश होती है जाने की। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यही था कि मेरी फैमिली लाहौर में सेटल थी, मेरे इन लॉज भी, मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉब करते हैं, और फिर एक मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो मैं शिफ्ट नहीं हो सकती थी कराची, क्योंकि एक सिर्फ मेरी जॉब की वजह से सारे घर वाले कराची शिफ्ट नहीं हो सकते थे। तो इस वजह से फिर मैंने रिफ्यूज तो खैर क्या करना था, मैंने उनको ये बता दिया कि मैं कराची मूव नहीं कर सकती, तो इस वजह से फिर मैं वहां नहीं गई। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं प्रॉम्प्टर से पढ़ना बहुत आसान होता है। मजे की बात आपको ये भी बताऊं कि कभी कभी हम प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे होते हैं और प्रॉम्प्टर गायब हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर में इशू आ जाता है कि प्रॉम्प्टर उड़ भी जाता है। उस सिचुएशन में जो लफ्ज अभी हमारे मुंह में होते हैं, उससे फिर हम अपनी मतलब शायद ये एक एबिलिटी हमारी बन चुकी है, इसमें हम लोग थोड़े केपेबल हो जाते हैं, काबिल हो चुके हैं अब इतने सालों में, कि फिर हम कोशिश करके उस फिक्रे को कंप्लीट अपनी तरफ से करते हैं। अचानक जब प्रॉम्प्टर उड़ जाता है तो समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं चलता हमारी शक्ल से, हम बहुत नॉर्मल बिहेव करते हुए उसको कंप्लीट करते हैं। और फिर जो हमारे सामने लैपटॉप्स पड़े हुए होते हैं, वहां से चूंकि हमने वो खबर अपने सामने खोल के रखी हुई होती है, तो फिर हम वहां से देख के पढ़ते हैं। तो प्रॉम्प्टर पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। अक्सर ये होता है प्रॉम्प्टर पे लफ्ज भी कटे हुए होते हैं, और अक्सर ये भी होता है कि प्रॉम्प्टर पे जो लफ्ज लिखा हुआ कुछ और होता है, पढ़ने में कुछ और होता है, तो वो भी, उसको भी संभालना बड़ा एक आर्ट होता है। ऐसे ही जो ब्लूपर्स है ना, वो एंकरिंग का हुस्न है, लाइव का हुस्न है। क्योंकि जब हम लाइव होते हैं ना, मुसलसल बोलते 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 बोलते, जैसे अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कुछ भूल भी जाती हूँ। हालांकि मैं बहुत रिलैक्स इस वक्त बैठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कुछ भूल भी जाती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे मुंह से कोई ना कोई गलत लफ्ज भी निकल जाता है जिसमें ठीक भी कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जब हम लाइव बैठे होते हैं, हालांकि बहुत कॉन्शियस बैठे हुए होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बहुत सोच समझ कर बोलें, नपातुला बोलें, लेकिन फिर भी इंसान है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा टंग ट्विस्टर आ जाता है जो मतलब हमारी जबान से सही तरीके से अदा नहीं होता, और वही ब्लूपर्स बन जाते हैं। अलबत्ता छोटी छोटी ऐसे ब्लूपर्स, छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारे लफ्ज गलत पढ़े जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा गलत लफ्ज या ऐसी कोई चीज मेरे मुंह से नहीं निकली कभी, जो सोशल मीडिया पे फौरन से पहले वायरल हो जाती हैं जिस तरह से वीडियोस। वो नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलत करते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी एंकर की कोई ऐसा ब्लूपर आप उसको वायरल कर देते हैं, आप उसके करियर से खेल रहे होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का करियर इस वजह से बिल्कुल वो पीछे चले जाते हैं। लोग उनका इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मजाक बना देते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो होती हैं वो फिर उन्हें साइड पे कर देती हैं। तो ये बड़ा गलत है। किसी भी एंकर के करियर के साथ आप नहीं खेल सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ मेरे से कभी नहीं हुआ कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल हो जाए, और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कभी हो भी ना। अच्छा, वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे कि अभी आपको पता है मोटरवे इंसिडेंट जो हुआ है, उसकी वजह से पिछले 3-4 दिनों से हम लोग डिस्टर्ब है। इवन मेरा उसकी वजह से मेरा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि जब आप जहनी तौर पर डिप्रेस होते हैं तो समटाइम्स आपकी जिस्म का जो भी हिस्सा वीक होता है उसमें प्रॉब्लम, मैं जब डिप्रेशन में होती हूँ मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरा स्टमक अपसेट हुआ हुआ है, मेरा मूड खराब है। इवन हमारे सभी एंकर्स रूटीन में कोई किसी से सही तरह से बात नहीं कर रहा, हम ठीक तरह से खाना नहीं खा पा रहे, हम ऑफिस में भी सब चुपचाप बस अपना काम करते हैं, एक साइड पे बैठ जाते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा डिप्रेशन वाला काम है कि हम एक ही ऐसी खबर जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो और उसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, फिर उसकी अपडेट्स भी दे रहे हैं। आप लोगों को तो ये है कि आप खबरें देख रहे हैं, अच्छा एक खबर 2 मिनट देखी, चैनल चेंज किया, किसी ड्रामे वाले चैनल पे चले गए, एंटरटेनमेंट के चैनल पे चले गए, वहां वो देखने लग गए, टीवी बंद कर दिया, मोबाइल उठा लिया, मोबाइल बंद कर दिया, बाहर चले गए। हमारे तो 8 घंटे तो हमें ये खबरें ही पढ़नी है ना। हर घंटे 2 घंटे के बाद बुलेटिन में 1 घंटा इन्हीं खबरों को पढ़ना है। उसके बाद जब हम घर आ जाएंगे तो भी जो ऑन गोइंग इश्यूज हैं उनको हमें देखते रहना है। चाहे हम ट्विटर पे देख रहे हैं, चाहे हम किसी और सोशल मीडिया नेटवर्क पे देख रहे हैं, हमें उसको देखते रहना है। क्योंकि
जब हम नेक्स्ट डे जाएंगे तो उस इशू में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी होती हैं। तो एक एंकर के लिए बड़ा जरूरी है कि वो उन डेवलपमेंट से बाखबर हो, क्योंकि नेक्स्ट डे जब हम जाएंगे हो सकता है कि वो इशू इतना ज्यादा आगे जा चुका हो, हमें उस पर कोई ट्रांसमिशन करनी हो, हमें उस पर किसी पॉलिटिकल गेस्ट को लेना हो, हमें उस पर कोई एनालिस्ट लेना हो, तो एटलीस्ट हमारे पास इतना मटेरियल हो कि हम, हमारे पास इतना नॉलेज हो इस इशू के बारे में कि हम उस पर सवालात पूछ सकें। तो ये हमारा तो एक मुसलसल ये काम चलता रहता है, तो वो हमारा जो जो जहन है वो उसमें रिलैक्स हो ही नहीं पाता। कोशिश भी करें तो रिलैक्स नहीं हो पाते। इवन घर वाले जब घर आते हैं तो घर वाले कहते हैं कि मूड क्यों खराब है, क्या हुआ। तो अब उनको हम क्या बताएं कि 8 घंटे मुसलसल ये कर करके आए हैं, तो आगे भी यही करना है, और फिर अगले दिन फिर ऑफिस जाना है और फिर यही करना है। तो बड़ा एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। हर जॉब ही मुश्किल होती है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे। पहली बात तो ये कि जब कोई खातून, कोई लड़की घर से बाहर काम करने के लिए भी निकली है, तो एक तो सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, तो एक तो ये समझा जाता है कि वो कैरेक्टर वाइज ही ठीक नहीं है, शायद इसीलिए वो घर से बाहर निकली है। हमारे यहाँ जो अच्छे, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत नेगेटिव माइंड रखने वाले भी लोग हैं। तो हमारे साथ काम करने वाले अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब ऑब्वियसली हम एक, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारे साथ मेल कलीग्स भी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि खवातीन बिल्कुल एक साइड पे बैठ जाएं, किसी से बात ना करें, बस ऑफिस जाएं, अपना काम करें और उसके बाद आ जाएं। हर फील्ड में खवातीन और मर्द जो हाँ इकट्ठे काम कर रहे हैं, वहाँ उनका इंटरेक्शन भी होगा, आपस में बातचीत भी होगी, आप हंसी मजाक भी कर लेते हैं, आप इकट्ठे खाना भी खा लेते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि उस औरत का कैरेक्टर खराब है या उसमें कोई बुराई है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी खवातीन हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं, बड़ी इज्जत से अपना काम कर रही हैं। तो ये जो सोच है ना, इस सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। औरत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जब कोई खातून घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन नजरों को फेस करना है जो उसे ये एहसास दिलाती हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम घर से बाहर निकली हो। उन जबानों को बर्दाश्त करना है, उन फिक्रों को बर्दाश्त करना है जो उसे ये एहसास दिलाते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो घर से बाहर निकल आई हो, तुम तो ठीक ही नहीं हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि अगर जो खवातीन घरों से बाहर निकली हैं, काम कर रही हैं, अगर वो अपनी मर्जी से काम करना चाहती हैं, किसी मजबूरी से काम कर रही हैं, कि हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है। हमने ये नहीं सोचना कि सिर्फ जो हमारे घर की खवातीन है वो ही रिस्पेक्टेबल हैं, कि जो बाहर हमारे साथ काम कर रही हैं इनको हम जैसे मर्जी ट्रीट करें। जिस दिन हमने ये सीख लिया ना, हमारे मुआशरे में ये जो जराइम हो रहे हैं, खवातीन पे जो वायलेंस हो रहा है, जो रेप केसेस हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीडिया इंडस्ट्री में जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी नहीं है। हम और मजे की बात आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा ये सिर्फ पाकिस्तान में है, ये मैंने अमेरिका में भी देखा है। जब हम वहां पर गए, हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में गए, तो मैंने सबसे पहले जो वहां पर खवातीन एंकर्स थी उनसे यही सवाल पूछा कि क्या यहाँ पर काम करने का मौका इक्वल मिलता है वहां पर, जैसे यहाँ पर है कि जैसे अभी आपने कहा कि कोई खास खबर को लेकर अक्सर खवातीन एंकर्स को कह दिया जाता है कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगी, मेल एंकर को कहें कि वो हैंडल कर लें। कोई बीपर है तो मेल एंकर हैंडल कर लें, खवातीन एंकर्स हैंडल नहीं। पता नहीं क्यों ये सोचा जाता है कि खवातीन कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगी। मैं अगर एक बात कहूँ कि खवातीन जो है वो दुनिया के मुश्किल मुश्किल तरीन काम कर सकती हैं, जो मर्द हजरात बिल्कुल नहीं कर सकते। उनमें इतनी बर्दाश्त ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो खवातीन ये काम क्यों नहीं कर सकती हैं? क्या सवाल करना या किसी इशू को हैंडल करना इतना मुश्किल काम होता है कि खवातीन नहीं कर सकती हैं, उसे मर्द हजरात कर सकते हैं? क्या आईक्यू लेवल जो है वो सिर्फ मर्द हजरात के, सॉरी मैं, मेरा मकसद बिल्कुल भी मर्द हजरात को डिग्रेड करना नहीं है, लेकिन बेसिकली ये बात औरत के राइट्स की है कि क्या आप ये समझते हैं कि औरतें बेवकूफ होती हैं, उनको कोई आईक्यू लेवल नहीं है? वो अगर आप अभी भी देखें तो
लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पढ़ाई में बहुत आगे हैं और बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पर 4 4 बेटियां और एक बेटा, और वो बेटियां अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं और बेटे निकम्मे घरों में बैठे हुए। तो ये आप ऐसे नहीं सोच सकते। खैर, मैं आपको बता रही थी कि अमेरिकी मीडिया में मैंने देखा वहां पर जेंडर इक्वालिटी सैलरी के मामले में नहीं है। वहां पर खवातीन एंकर्स अगर मर्दों के बराबर इक्वल काम भी कर रही हैं तो उनकी सैलरी कम है, और यही कुछ पाकिस्तान में भी है। आप एक ही बैच के हैं, मेल एंकर और फीमेल एंकर, आपने इकट्ठे अपना करियर स्टार्ट किया, तो एट सम स्टेज फीमेल एंकर की सैलरी कम होगी, मेल एंकर की सैलरी ज्यादा होगी। और ऐसा नहीं होगा कि वो फीमेल एंकर काम के एतबार से उस मेल एंकर से कम होगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों ये एक माइंडसेट है, या शायद हमारे मुआशरे में यही सोचा जाता है कि मर्द ही बरतर है, वही अफजल है, और उसी को हर तरह की फैसिलिटीज। हमारे यहाँ एक और भी बड़ा मसला है, ये सोचा जाता है खवातीन ने कौन सा घर संभालना होता है, उन्होंने कौन सा ये जॉब करके, ये तो पैसे अयाशी होती है उनके लिए, उन्होंने कौन सा इन पैसों से घर चलाना, घर तो मर्द ने चलाना। तो ये सोच भी जो है, घर नहीं भी चलाना, माना चले एक औरत जॉब कर रही है, उसने घर नहीं चलाना, उसने घर को सपोर्ट नहीं करना, वो मेहनत तो कर रही है, वो अपना पूरा इनपुट दे रही है, वो अपना टाइम दे रही है, वो अपनी पूरी फिजिकल एनर्जी दे रही है आपको, वो अपनी मेंटल एनर्जी दे रही है आपको। आप कैसे इस बात का फैसला कर सकते हैं कि एक मर्द ने चूंकि घर चलाना है तो उसको सैलरी ज्यादा दी जाए, और एक औरत ने घर नहीं चलाना, उसकी घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो एफर्ट्स तो कर रही है। आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि फीमेल एंकर्स की सैलरी कम होगी और मेल एंकर्स की ज्यादा होगी? अभी भी मीडिया में हमारे बैच के बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं, मेरे बैच के, जो मुझसे ज्यादा सैलरीज ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो काम में कोई बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं। तो ये ऐसी चीज है जिसपे मुझे अफसोस भी होता है, और ये शायद हमारे मुआशरे की एक ज़हनियत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मूवीज में देखती हूँ, मुझे सस्पेंस थ्रिलर्स बचपन से ही बहुत पसंद है, तो मैं सस्पेंस थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद करती हूँ, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो। उसके अलावा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, और मेरे साथी एंकर्स इस बात से बड़े तंग रहते हैं अक्सर। कभी ये होता है कि हम स्टैंड बाय पे हैं तो मैं नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ उस टाइम में, तो वो मुझे अक्सर, वो मुझसे बात कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर हम न्यूज रूम में बैठे हैं और मैं वहां पे कोई नॉवेल पढ़ रही हूँ बैठी, तो वो अक्सर मुझसे बात कर रहे होते हैं, मैं जवाब हूँ हाँ कर, क्योंकि मेरी तवज्जो पूरी नॉवेल में होती है, तो वो नाराज हो जाते हैं कि तुम हमारी बात ही नहीं सुन रही हो। इसके अलावा घूमने फिरने का शौक है मुझे, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारी ऑफिस की सिचुएशन इस तरह से होती है कि हम बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा पाते घूमने फिरने के लिए, ऑब्वियसली उसके लिए आपको छुट्टियां चाहिए होती हैं। लेकिन अदरवाइज बस मूवीज और नॉवेल्स, यही दो। अच्छा, इंस्टाग्राम पर मैं इसलिए एक्टिव नहीं हूँ। इंस्टाग्राम एक तो मैंने अभी थोड़ा अर्सा पहले ही वो भी किसी के कहने पर मैंने वो अकाउंट बनाया। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है रोजाना पिक्चर्स खींचना और फिर उस पर अपलोड करना, और वो ये होता है कि मैं तो कभी कोई पुरानी पिक्चर भी लेके उस पर अपलोड कर देती हूँ, तो वो एक मुश्किल काम है। और जहां तक सोशल मीडिया पे कभी नजर आती हूँ, कभी एक्टिव होती हूँ, कभी नहीं। कभी जब एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है मुख्तलिफ, जैसे कि अभी ये मोटरवे इंसिडेंट की वजह से, तो फिर अपना गुस्सा मैं निकालती हूँ सोशल मीडिया पर आकर, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। मीडिया बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। जब 2008 में जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, तो उस वक्त बहुत सारे चैनल्स आ रहे थे, बहुत सारे चैनल्स उसी वक्त लॉन्च हुए थे, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनको हमने अपनी आंखों के सामने लॉन्च होते हुए देखा। उस वक्त मेरे ख्याल से मीडिया ज्यादा जिम्मेदार था। उस वक्त मीडिया लोगों की आवाज था, लोगों के इश्यूज को हाईलाइट करता था। मुझे याद है जब मैं एक्सप्रेस में थी, तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस जो है वो बहुत ज्यादा सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता था, लोगों के मसाइल को हाईलाइट किया जाता था। हमें कोई भी किसी भी इलाके का कोई ऐसा मसला लेकर हमें उस इलाके की अथॉरिटीज के बीपर्स दिए जाते थे, और हमें कहा जाता था कि खुलकर खेलें,
इनसे हर सवाल पूछें, ये जवाब दें, हैं इनसे जवाब लें। ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनका इनका फर्ज है कि ये अवाम को जवाब दें कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है। कोई रेप केस होता था, कोई भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी इलाके में कोई मसला है, किसी बंदे का कोई इंडिविजुअल मसला है, मीडिया उस पर आवाज उठाता था। पिछले कुछ अरसे में एक तो रेटिंग की दौड़, उस रेटिंग की दौड़ की वजह से बहुत सारी गलत खबरें मीडिया ने चलाई, फिर उन खबरों को वापस भी लेना पड़ा शर्मिंदगी के मारे, और वो उससे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है आपकी। प्लस रेटिंग की दौड़ में हमने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई लोगों को जो नहीं दिखानी चाहिए थी। ऐसी ऐसी चीजें चीजें क्या, बल्कि मुझे लगता है हमने आइडियाज दिए, मुजरिमों को आइडियाज दिए कि अच्छा जुर्म ऐसे भी हो सकता है। हमने ऐसे ऐसे क्राइम शोज रीएनैक्टमेंट करके दिखाए लोगों को कि अगर किसी मुजरिम के ज़हन में कोई आइडिया नहीं भी था किसी क्राइम के हवाले से, तो हमने उसको आइडिया दिया कि देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो। आप देखें कि ये जो क्राइम शोज चलते रहे, आपको पता है ये जो क्राइम शोज चलते हैं 11 PM की स्लॉट में अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, इनकी रेटिंग सब प्रोग्राम से ज्यादा होती है। आप बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं ना, बड़े बड़े जो तज्जियाकार हैं, बड़े बड़े जो जैसे कामरान खान साहब हैं, शाहजेब खानजादा हैं, कामरान शाहिद हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इनके शोज की वो रेटिंग नहीं होगी जो वो उन क्राइम शोज की रेटिंग होगी। क्यों? कभी सोचा है कि क्यों? हमारे यहाँ ना लोगों में एक खास माइंडसेट है, हमारे यहाँ लोगों में एक खास चीज है कि कहीं कोई जुर्म हो रहा होगा ना, उसको बड़े शौक से देखेंगे लोग। इतना ज्यादा शौक से वो क्राइम शोज देखते हैं कि पता नहीं, मतलब लोगों के लिए वो बड़ी दिलचस्पी की चीज होते हैं, और वहीं से मुजरिमों का नए नए आइडियाज मिलते हैं। तो मीडिया ने सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी का काम ये किया है, आपने जुर्म को बढ़ावा दिया है। प्लस उसके अलावा अब पिछले कुछ अरसे में हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर रहे। हमारी सारी खबरें इसने कहा, उसने कहा, फलान ने कहा, उसने कहा, बस दैट्स इट। हमारा पूरा बुलेटिन टोटली बयानात से भरी हुई खबरें होती हैं। फलां ने ये बयान दे दिया, फलां ने ये बयान दे दिया, बस दैट्स इट। कहीं कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं है, कहीं कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे लोगों को ये पता चले कि अच्छा हमारे मुल्क की हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहे जिसमें हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज हो। कहीं आपने जब हमारे बचपन में, मुझे याद है बहुत सारे ऐसे शोज आते थे बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव, कोई साइंसी शो, कोई अब ऐसी चीजें जो चले आप बाकी छोड़ दें, बच्चों के लिए म्यूजिक शोज आते थे जहां से बच्चे कुछ लर्न करते थे कुछ। आज किसी टीवी चैनल पे आपको बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम मिलता है जिसमें बच्चों की कोई तालीम और तरबियत के हवाले से कोई चीज हो, बच्चों को सिखाने के हवाले से कोई चीज हो? आपको नहीं मिलता होगा। किसी टीवी चैनल पे आपको कोई ऐसा शो नहीं मिलता होगा जिसमें कोई इंफॉर्मेटिव कोई चीज हो, सिवाय जराइम की खबरों के, जराइम क्राइम शोज के, सिवाय सियासी बयानात के। और फिर उसके बाद खबरें खत्म होती हैं तो फिर हमारे 7 बजे से ऑनवर्ड टॉक शो शुरू हो जाते हैं, उसमें भी सिर्फ सियासत। कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें किसी अवामी मसले को उजागर किया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि महंगाई पे लोगों का क्या हाल है, एक आम घर का जो बंदा है वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इस तरह की कोई चीज बनाता हो और लोगों को दिखाता हो। तो ये हमारे मीडिया का हाल है जो पिछले कुछ अरसे में, और शायद इसी वजह से अब हमारा मीडिया जो है वो जवाल का शिकार है, क्योंकि अब जो अवामी मसाइल है ना उनके बारे में आवाज उठाई जाती है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जब आवाज उठती है तो लोग फिर सोशल मीडिया का रुख करते हैं कि नहीं यार, यहाँ पर तो एटलीस्ट हमारे मसाइल उठाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा जो मुल्तान में एक रेप केस था एक बच्चे का, जिसपे उसको गोली मारी गई। जब वो रेप नहीं कर सके उस बच्चे को तो उन्होंने गोली मार दी और वो बच्चा निश्तर हॉस्पिटल में, वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके कजन ने एक वीडियो बनाकर ट्विटर पे अपलोड किया और उसने कहा कि प्लीज आप इसको शेयर करें, और यकीन करें उसके कई घंटों के बाद तक
ये खबर मैंने मीडिया पे चलती हुई नहीं देखी, लेकिन वो खबर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई, इतनी तेजी से वायरल हुई, और लोगों ने उसको कंडेम करना शुरू किया, और तो जाकर उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, और तो जाकर काफी देर के बाद फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो खबर चली। तो इसका यही मतलब है ना, क्या क्या ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां उस इलाके के रिपोर्टर्स को इस खबर के बारे में पता ना चला हो। लेकिन वही बात है कि हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है ये चीज, हमारी प्रायोरिटीज में सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट है। ये चीज जो है, मुझे शिकायत भी है मीडिया से इस चीज पे, अगरचे मैं भी इसी मीडिया का पार्ट हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूँ। मैं इस चीज में नहीं हूँ कि हमारी क्या पॉलिसी है, हमने क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पे मेरे ख्याल से मेरे समेत सभी लोगों को ये शिकायत होगी कि ऐसा क्यों नहीं है, मीडिया लोगों की आवाज क्यों नहीं है, मीडिया सिर्फ सियासतदानों की आवाज क्यों है, मीडिया सिर्फ इलीट क्लास की आवाज क्यों है। प्लीज अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। हमारे यहाँ इतना ज्यादा ये फैक्टर जो है वो लोगों के लिए खतरनाक बन रहा है कि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों की राय का एहतराम नहीं करते। हम उनसे इस हद तक इख्तलाफ में इस हद तक चले जाते हैं कि हम उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। अगर हम उन्हें कोई नुकसान, अगर हम उन्हें हाथ से नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो हम उन्हें अपनी जबान से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उन्हें अपनी जबान से नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो हम उन्हें अपने ख्यालात से, क्योंकि आप देखें अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो नेगेटिव वेव्स की सूरत में भी जाके उसको अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप किसी को अपनी जबान से नुकसान ही ना पहुंचा सकते, आप उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। गलत सोचते हैं, वो नेगेटिविटी भी उस बंदे पे असरअंदाज होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक करें और मीडिया स्प्रिंग पीके को सब्सक्राइब करें।